इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। उत्तरकाशी के धिराली आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की प्रेस वार्ता। सरकार और प्रशासन से की बड़े कदम उठाने की अपील। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जताई नाराजगी। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को लगता है कि निषाद पार्टी से उन्हें कोई फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ सकते हैं। मसूरी में धूमधाम से मनाया गया हरतालिका तीज उत्सव। नेपाली और गोरखाली समुदाय की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। बरेली पुलिस ने धर्मांतरण फैक्ट्री चलाने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। गिरोह का सरगना अब्दुल मजीद को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है उसके पास से धार्मिक धर्म से संबंधित पुस्तकें भी की गई बरामद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी के धिराली आपदा ने जहां कई परिवारों की खुशियां छीन ली, वहीं प्रभावित लोग अब मदद और राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्रशासन से कई बड़े कदम उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि त्वरित फैसलों से न सिर्फ प्रभावितों को राहत मिलेगी, बल्कि उनका जीवन भी दोबारा पटरी पर आ सकेगा। हरीश रावत ने आपदा प्रभावितों के लिए कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों की मदद के लिए ऋण माफी और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। कृषि, होटल और होम स्टे संचालकों के लिए भी राहत पैकेज तैयार किया जाए। सीमांत गांवों में गैस और राशन की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आपदा में दबे शवों को निकालने के लिए बड़ी मशीनों की एयरलिफ्टिंग कर प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाए और सबसे जरूरी धिराली गांव के पुनर्वास के लिए ठोस योजना बनाई जाए। भूस्खलन हुआ है और मुझे बताया गया है कि उसको, और मैंने स्वयं भी देखा है कि उसको साफ करने में 2-1 दिन लग सकते हैं। तो अब मैं सितंबर के महीने में आऊँगा तो धिराली जाऊँगा, मैं हरसिल क्षेत्र में जाऊँगा, बल्कि भटवाड़ी से लेकर के हरसिल धिराली तक की सारी स्थिति का मैं आकलन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ के को लेकर के बड़ी चिंता है। और क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, किस तरीके से लोगों का पुनर्वास और विस्थापन होगा, वो भी चिंता का विषय है। और मैं जो जानकारियां लोगों से मुझे मिली हैं, तो उसके आधार पर राज्य सरकार के सामने 3 सुझाव या मांग जिस रूप में दिखे हैं। एक तो यह है कि जिन लोगों को होटल मोटल आदि सब बने हुए थे और उधर उन्होंने बगीचे बना रखे थे, उनकी ऋण माफी उसकी घोषणा करना, उससे उनका मनोबल आगे संघर्ष करने का बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लोगों को देना आवश्यक होता है, संबल देना आवश्यक होता है। उसमें बगीचों को भी सम्मिलित करें और गार्डन रिजॉर्ट्स लोगों ने बना रखे हैं, उन सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी सख्ती लगाई जानी चाहिए, बड़ी मशीनें वहाँ भेजी जानी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सबों को रिकवर कर सकें। ये 40 फीट 30 फीट कह करके सब निकालने की प्रोसेस को कम नहीं किया जाना चाहिए, उसको निकाला जाना चाहिए। तीसरी बात, इस पर ध्यान दे रहे नहीं दे रही सरकार, में नहीं जानता, हमको खीर गंगा के चैनलाइजेशन के वर्क को भी साथ साथ स्टार्ट करना चाहिए। उससे ये देखने में, उससे ये अंदाज लगाना सरल हो जाएगा कि चैनलाइज करने के बाद कितना एरिया ऐसा है जो भविष्य के खीर गंगा के
प्रकोप से बचाया जा सकता है, ताकि उस एरिया को डेवलप करके हम पुराने रूप में भी अपनी धराली को विकसित करने का काम करें। क्योंकि एक भव्य धराली थी, एक हम सब के लिए एक उदाहरण थी कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय गांव कैसे होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ उस रूप में हम उसको ला सकें, बड़ी बात है। और चौथी बात, भटवाड़ी से लेकर के ये नदी का एरिया पूरा संवेदनशील हो गया है। इसको एक नए सिरे से नए दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। और 2 साल लगातार आपदा प्रबंधन का काम इस क्षेत्र में होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की घटना जो खीर गंगा में हुई है या तेलगाड़ में हुई है वो न हो। क्योंकि कई गाड़े हैं उस क्षेत्र के अंदर, तो और गांव भी उनकी तलहटी में या पड़ोस में बसे हुए हैं, उनको कैसे बचाया जाए, ये हमारा फोकस है। सर, आज कांग्रेस मोटा मोटा की घोषणा करनी चाहिए कि जो ऋण है लोगों के, जिनके मकान दबे हैं, जिनकी दुकानें दबी हैं, घर दबे हैं, उनके ऋण हम माफ करेंगे, सरकार माफ करेगी। और उनको नए सिरे से अपने व्यवसाय खड़ा करने के लिए राज्य सरकार एक लोन अनाउंस करेगी, ये लोन उनको देगा। और इसमें जो बगीचे हैं, बगीचे भी सब और मॉडर्न टाइप के बगीचे थे, बहुत अच्छे। बल्कि मैंने कुछ पेड़ों के साथ एक फोटो भी खिंचवाई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा है उसका वो लगी थी। तो बड़ा मॉडर्न तरीके के बगीचे, और मुझे बताया गया है कि वो सब दब गए, सब नष्ट हो गए। तो उनको भी ऋण माफ़ी का लाभ मिलना चाहिए, ऋण माफ़ी होनी चाहिए। और नए सिरे से यदि वो लोग अपनी उस आजीविका का वो करते हैं तो उसको देखना चाहिए। और दूसरी बात जिसको प्रयास करना चाहिए कि हम खीर गंगा को चैनलाइज कर दें प्रॉपर तरीके से। ये मलबा हटाने की उससे स्टार्ट करें, फिर देखें कि हम शेष मलबे का कैसे निष्पादन कर सकते हैं, ताकि एक बार खीर गंगा का भय निकल जाए। और ये जो अभी तक जो मुझे जानकारी जो मैंने ली है, उसमें बहुत ज़्यादा मशीनें अभी वहाँ नहीं मिली है, बड़ी तोपें पिताजी नहीं मिली है। आजकल ये सामान डिसमेंटल होकर के भी हेलीकॉप्टर से भेजा जा सकता है। और वहाँ जितना मलबा बताया जा रहा है, उस मलबे को हटाने के लिए जितनी मशीनरी वहाँ पर लगाई गई है वो बहुत नाकाम है। और ये बहुत दुखद होगा कि हम यदि मलबे में दबे हुए इंसानों के शरीर को बाहर नहीं निकाल सकेंगे, कम से कम उन्होंने जीवन खो दिया, उनको उनके कुटुंबीजन दफना सकें, उनका प्रॉपर्ली क्रियाकर्म कर सकें, ये इसका प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक बॉडी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए को लगता है कि निषाद पार्टी से उन्हें कोई फायदा नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ सकते हैं, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जल्द ही पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले दल एनडीए से दूर हो जाएंगे। इसी मामले में अब समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब इनका अंदरूनी मामला है और किसी के अंदरूनी मामले में हम हस्तक्षेप करना, कोई बात कहना उचित नहीं। लेकिन इस बात का तो इससे संदेशा मिलता है कि लोगों में संतोष है और इस संतोष को ये लोग भांप रहे हैं। जनता में संतोष इतना है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा और पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में बनेगी, शानदार सरकार बनेगी। और इसीलिए इन लोगों का दिल और दिमाग अब बदल रहा है कि कहाँ जाएं।
इसी का वो है। मसूरी उस वक्त पारंपरिक लोकगीतों और नृत्य की गूंज से सरोबार हो उठा जब श्री कृष्ण मंदिर में हरतालिका तीज का उत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धाभाव से मनाया गया। ये आयोजन मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें नेपाली और गोरखाली समुदाय की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही उत्सव का वातावरण देखने लायक था। महिलाएं लाल हरे पारंपरिक वस्त्र, भारी गहनों और सुंदर श्रृंगार में सजी हुई मंदिर सभागार में पहुंची। जैसे ही नेपाली पारंपरिक गीत बजने लगे, महिलाएं थिरकने लगी। किसी ने धीमे कदमों से सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया तो किसी ने जोश में भरकर समूह नृत्य किया। ये नजारा मानो एक छोटी नेपाल घाटी सा प्रतीत हो रहा था। चाहे वो नेपाली समाज की महिलाएं हैं या यहाँ पे और समाज से भी जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, यहाँ पे जो भी हरतालिका तीज का जो कार्यक्रम यहाँ पे व्यापार मंडल के द्वारा नेपाली समूह की महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है, उसमें सारे पूरे मसूरी की महिलाएं प्रतिभाग करती है। ये एक अच्छा संदेश है शहर के लिए और मैं बधाई देना चाहती हूँ, चाहे वो नेपाली मूल की महिलाएं हैं या जिन महिलाओं ने भी यहाँ प्रतिभाग किया है हरतालिका तीज की, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। देखिए, चाहे वो नेपाल हो या हिंदुस्तान हो, हमारे जो तीज त्यौहार है वो लगभग एक जैसे हैं और इस तरीके से सामूहिक रूप से मनाने से मुझे लगता है उन तीज त्योहारों में 4 चांद लग जाते हैं और ये जो प्यार है, ये मोहब्बत है, ये यूं ही बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले लगभग 1 दशक से हमारा एक प्रयास रहा है कि गोरखाली समाज नेपाली समाज की हरतालिका तीज को खूब धूमधाम से मनाएं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि हम चाहते हैं कि मसूरी के समस्त समुदाय के लोग, जैसे नेपाल समाज के लोग, गोरखाली समाज के लोग, जो बहुत वर्ष पूर्व भारत आ गए थे, जहाँ बच्चे यहीं पैदा हुए, इनका पालन पोषण यहीं हो रहा है, इनकी शिक्षा यहीं हो रही है, दीक्षा यहीं हो रही है, साथ साथ इनके आने वाले रोज़गार और अर्थव्यवस्था मसूरी से, भारत से जुड़ी हुई है। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है, इनका एक बड़ा त्यौहार होता है हरतालिका तीज। और नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। चाहे वो केदारनाथ जी में जब शिव जी के दर्शन करने के लिए पांडव गए और शिव जी के द्वारा शिव जी गुप्त हो गए और पशुपति नाथ जी में निकले, तो एक अंश केदारनाथ जी में रह गया और उनका बाकी अंश जो था वो पशुपति नाथ में आया। तो नेपाल भारत के बड़े रिश्ते को देखते हुए, गोरखाली समाज का हमारे रिश्ते को देखते हुए, गोरखाली महिला तीज उत्सव, हमारे हरतालिका तीज उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में आज मसूरी के समस्त हमारे नागरिकों ने इस त्यौहार में, इस तीज के कार्यक्रम में, तीज उत्सव में अपनी भागीदारी दी है। और शिव पार्वती का ये पवित्र त्यौहार, यही हम इस त्यौहार से कामना करते हैं कि आने वाला समय सबके लिए बहुत लाभदायी हो, सुखमय हो। महिलाएं व्रत रखती हैं, महिलाओं को व्रत का फल मिले, महिलाओं को अच्छे कर्मों का फल मिले और साथ साथ मसूरी का हर जनमानस मिलजुल कर चले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये समाज आज एक बहुत बड़ा समाज बन गया है। देहरादून में अगर आप बड़ी कैंट का क्षेत्र देखें तो वहाँ गोरखाली समाज के हज़ारों परिवार रहते हैं, मसूरी में हज़ारों परिवार रहते हैं। ये एक हमारी मसूरी की अर्थव्यवस्था को सुधारने में, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक बड़ा काम करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं पूरे गोरखाली समाज का, हर एक उस परिवार का जो नेपाल और गोरखाली समाज से जुड़ा हुआ है, कि उनके द्वारा मसूरी में जिस प्रकार से आर्थिक रूप से सहायता मिलती है, व्यापारिक रूप से कह लीजिए या कहीं भी उनके रोजगार रूप से कह लीजिए, उसके लिए उनका हमेशा आभार करते रहेंगे। बढ़िया, हमारे जो गोरखाली भाई बहन हैं या यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने अच्छा कार्यक्रम करा है। और हम सब दीदी बहनी जो हमारी हैं, हमारे गोरखाली सुधार सभा के जो पदाधिकारी हैं, सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश से हम यही कहते हैं कि जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए सरकार कुछ सोचे, यही हमारी सरकार से गुजारिश है। मजदूरी भी करते हैं, कई लोग कई सामान बेचने का भी काम करते हैं। ऐसे में उनके जीवन यापन को अच्छा बनाया जाए, इसको लेकर सरकार को योजना लानी चाहिए। बिल्कुल लानी चाहिए। जो भी हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार सोचे, कुछ व्यवस्था करे उनके लिए। जैसे आजकल बरसात में कई जगह कईयों के घर भी टूटे हुए हैं, उनको राशन पानी की व्यवस्था कुछ हम अपनी गोरखाली सुधार सभा की तरफ से भी थोड़ा बहुत मदद करते हैं। तो सरकार से हम यही चाहेंगे कि उनकी गरीब लोगों की हेल्प करे और उनकी व्यवस्था करे रहने की।
धराली आपदा के बाद गंगोत्री विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्राकृतिक आपदा से नुकसान के लिए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आपदा से प्रभावित जनपद उत्तरकाशी को विशेष पैकेज देने की मांग की। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा एवं उनके मकान, दुकान, व्यवसाय सहित पुनर्वास को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। गंगोत्री विधायक ने आपदा प्रभावित धराली गाँव सहित 8 गाँव का जिक्र किया, जिसमें धराली के साथ सूखी, चाला, बगौरी, पुराली, जसपुर व अन्य गाँव मुख्य तौर पर प्रभावित हुए हैं। ये सभी गांव मुख्य तौर पर सेब, राजमा व आलू का प्रमुख केंद्र है, जिसमें इस बार इन किसानों को काफी नुकसान होता दिख रहा है, जिससे आए दिन हो रही वर्षा से सड़कें प्रतिदिन खुल व बंद होती जा रही हैं, जिससे किसानों के फलों व सब्जियों को भारी नुकसान हो गया। धराली जो आपदा से जिसको पुनः विस्थापित और कैसे उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए, जिनके होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वहाँ पे वॉश आउट हो गए थे। मैं इस संबंध में अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय दानी जी से मिला और पूरी लगातार विशेष जो हमारी पूरी गंगोत्री विधानसभा में तमाम हमारे NS से लेके तमाम हमारे ब्रांच सड़कें तमाम जगह जगह टूट गई हैं, वॉश आउट हो गई हैं, बंद हो गई हैं। बहुत चैलेंज था, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार आपदा के टाइम पर खुद पहले व्यक्ति थे जो गंगोत्री में धराली में पहुंचे और लगातार 2 दिन तक कैंप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा जो रिस्को अभियान था उन सब ने मिलकर उसको चलाया। मैं खुद वहां पर स्वयं स्थल पर रहा। आज जो स्थिति है, हमने क्योंकि वहाँ पे बिना विशेष आर्थिक पैकेज, बड़ा पैकेज अगर धराली को मिलता है तो धराली को पुनः स्थापित और जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनः विस्थापित किया जाता है। तमाम करोड़ों अरबों रुपए के होटल, बागवानी वहाँ पे नष्ट हुए, उनको कैसे जो है पुनः जो है उनका मुआवजा कैसे उनको मिले, कैसे उनको पुनः जो है खड़ा करने का, जो परिवारों को जो है खड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया है। हमारे तमाम लोग वहाँ पे मिसिंग हो गए हैं और उनके भी घर वाले जगह जगह से मुझे फ़ोन करते रहते हैं। बहुत बड़ी स्थिति है इस आपदा की घड़ी में, क्योंकि ये हृदय विदारक घटना है। उनके साथ खड़े हैं और बहुत सारे अभी हमारे पास धराली से लेके और जब हमारी सड़क तमाम जगह जगह आपदाओं से इस समय क्षतिग्रस्त हुआ। उत्तरकाशी में मुझे लग रहा है पूरी गंगोत्री विधानसभा में इस समय बहुत ज़्यादा आपदा से तमाम नहरें, तमाम सिंचाई की कूलें, जगह जगह रास्ते, बहुत ऐसी स्थिति है। उस स्थिति से निपटेंगे। वहीं अभी हमारी जो सुक्के से ऊपर जो हमारे तमाम जो गाँव लगे हुए हैं, वहाँ पर जो सेब की लहलाती फसल होती है वो भी अब जो सितंबर के लगभग 15 तारीख तक वो निकलने वाली है। अब उसको भी हमने पूर्व में हमारी जो बैठक एक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया और जिलाधिकारी और तमाम जो हमारे उद्यान अधिकारी उनसे इस वार्ता हुई थी कि जिस तरह से 13 में बाढ़ आई थी, 13 में गढ़वाल विकास निगम के द्वारा वहाँ के काश्तकारों का सेब खरीदा गया था और उस व्यवस्था को करने के लिए पुनः हमारे तमाम जितने भी उस क्षेत्र के हमारे सुक्की, झाला, जसपुर, पुराली, बगोरी, हर्सिल के जो प्रधान साहिबान यहाँ पर आए हैं, उनकी बात को हम समझते हुए इस बात को तमाम अभी जिलाधिकारी के साथ बैठकर, उनके जिलाधिकारी इस समय धराली में गए हैं। कल राज्यपाल जी का वहाँ पे कार्यक्रम था और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हो गई। पुनः इस संबंध में लगभग एक शिष्टमंडल पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो हमारे उद्यान मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनको मिलेंगे और इस संबंध में जो हमारे इन 7-8 गाँव की जो स्थिति, जो हमारी बागवानी की जो स्थिति है, उसको पूर्व 13 की भांति, जिस तरह से 13 में गढ़वाल विकास निगम ने सेब खरीदा, उसी भांति पर जो है यहाँ के काश्तकारों का सेब खरीदा जाए। नहीं तो बहुत स्थिति खराब है, सड़क खराब है, तो इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। बरेली पुलिस ने धर्मांतरण फैक्ट्री चलाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। जिले में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर छांगुर बाबा गैंग की याद ताजा कर दी। पुलिस ने गुप्तचर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने का काम कर रहा था। इस गिरोह का सरगना अब्दुल मजीद बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे भूता इलाके से गिरफ्तार किया, जिसके पास से धार्मिक धर्म से संबंधित पुस्तकें भी बरामद की गई।
पुलिस जांच में सामने आया कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र निवासी ब्रजपाल और उसके परिवार को इस गिरोह ने अपने जाल में फंसा लिया। उस पहले ब्रजपाल का ब्रेन वॉश कर उसकी शादी एक मुस्लिम युवती से कराई गई, जिसके बाद उसकी बहन को भी जाल में फंसाकर एक मुस्लिम युवक से निकाह करा दिया गया। बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्य लगातार संपर्क में रहकर परिवार को समझाते बुझाते थे और धीरे धीरे उनके विचार बदल दिए गए। एसपी साउथ ने बताया कि फिलहाल गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जांच में कई और नाम सामने आ सकते हैं। दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना भूता क्षेत्र में वादिनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में वादिनी की निशानदेही पर जो मदरसा है फैजनगर भूता स्थित, वहां गई पुलिस टीम और वहां पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहां पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति थी। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया और इसके अलावा उन्होंने जो घटनास्थल से बरामदगी की है वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की है और 12 ऐसी सीडियां बरामद की है जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की सीडी है, जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन के लिए। इसके अलावा जो घटनास्थल से हमें चीजें बरामद हुई है वो कुछ इस प्रकार है। एक हमको पासपोर्ट मिला है, आधार कार्ड मिले हैं, कई पुस्तकें मिली हैं इसी प्रकार की, कई सीडियां हमें बरामद की हैं इस घटनास्थल से। इसके अतिरिक्त हमने 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वहां से बरामद किए हैं, जिसको देकर ये प्रमाणित करते थे कि आपका धर्म परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बरामदगी हुई है जो ये संकेतित करती है कि ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति को अब्दुल्ला बनाया गया है कुछ वर्ष पूर्व और वो इसी गैंग से, इसी केस से लिंक हो रहा है। जो ब्रजपाल साहू और अब्दुल्ला है उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी नाम परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके उनको आयशा बनाया गया है और उनकी माँ उषा रानी को धर्म परिवर्तित करके अमीना बनाया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा केस भी इस केस से लिंक हो रहा है। इसके अलावा और गहनता से पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग लड़के को इन्होंने प्रभावित किया है, उसको ड्रग्स के नशे का आदी बनाया और उसकी असहायता का पूरा उपयोग करते हुए इन्होंने उसको नई रीति रिवाजों से इंट्रोड्यूस किया, मौलवी से मिलवाया और उसका भी खतना करवाने की फिराक में थे, लेकिन उस प्रयत्न को भी विफल कर दिया गया है। तो ये 3 केसेस हैं जो मुख्य रूप से अभी हमारे सामने आए हैं। हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं। मुख्य अभियुक्त हैं इसमें अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। इस नाम के 4 अभियुक्त हम आज जेल भेज रहे हैं। जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और रिकॉर्ड मिले उससे यह भी इंगित होता है कि इनके द्वारा कई राज्यों में घूम के देश के कई प्रकार का जो चंदा है वो इकट्ठा करके अपने मदरसे को चलाया जाता था। और जो इनकी अकाउंट हिस्ट्री है, सलमान के 12 खाते अपनी बीवी के साथ मिलाकर और अब्दुल मजीद के 5 खाते बीवी के साथ मिलाकर, जिसमें 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन है, जिससे यह इंडिकेट हो रहा है कि किसी न किसी प्रकार की जो वित्तीय अनियमितता है वो इनके द्वारा दर्शाई जा रही है और इसमें और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस टीम द्वारा। आगे चलकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यही अपडेट। थैंक यू। अकाउंट के माध्यम से उस पर और गहनता से जांच पड़ताल अभी प्रचलित है। अभी तक इतनी जानकारी प्राप्त हो पाई है। क्या प्रोफाइल मजीद मदरसे में ही पढ़ा है हमेशा से और वो अपने आप को मौलाना बताते हैं और उनका कहना है कि वो कई मदरसों में जाके उद्देश्य देते हैं, पर अक्रॉस इंडिया उनकी लोकेशन पाई गई है, अक्रॉस इंडिया उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है और चंदा इकट्ठा करना भी पाया गया है कई स्रोतों से। क्या लालच देते थे? कई प्रकार का लालच दिया जाता था उनके द्वारा। स्पेशली जो लाचार व्यक्ति होते थे, जैसे अब्दुल है, हमारे अब्दुल्ला है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। प्रभात उपाध्याय है, वो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति थे। तो ऐसे असहाय व्यक्तियों को ही ढूंढकर इनके द्वारा शादी का प्रलोभन मुख्य रूप से दिया जाता था। जहांगीर बाबा का कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है? फिलहाल उस पर जांच जारी है और किसी प्रकार का कनेक्शन निकलने पर आपको सूचित किया जाएगा। फिलहाल 4 आरोपित ही पकड़े गए हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम।
एक अभियुक्त वांछित है जिसका नाम महमूद बेग है। लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन ने नर्सों के लिए नई नियमावली लागू की है। अब अस्पताल परिसर में नर्सें ना तो नेल पॉलिश लगा पाएंगी और ना ही भारी आभूषण पहन सकेंगी। नियम साफ है कि ड्यूटी के दौरान सादगी बनाए रखना अनिवार्य होगा। हालांकि ये गाइडलाइन सिर्फ ड्यूटी समय के लिए है। अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी के बाद नर्सें स्वतंत्र हैं, वो अपनी इच्छा से मेकअप या आभूषण पहन सकती हैं। इस कदम का उद्देश्य है कि अस्पताल परिसर में अनुशासन और पेशेवर छवि बनी रहे। यह बिल्कुल गलत सूचना है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि जेएमयू में एक नर्सेस के काम करने के लिए जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो उनकी नियमावली बनाई गई है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिसकी प्रमुख बातें मैं बताता हूँ। पहला है मरीज और उनके तीमारदारों से विनम्रता से बात करना। मरीज भर्ती होने के तुरंत बाद जरूरत पड़ने पर सुनिश्चित करना कि डॉक्टर ने मरीज को देखा है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के कॉल का जवाब नहीं मिलने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचना देना। एक कॉल पर मरीज के पास पहुंचना। मरीज की जांच केवल विभाग में ही अंदर कराना, कोई बाहर उसको ले न जा सके, इसकी जानकारी देना। संक्रमण फैलने से रोकना और नियमित रूप से साफ सफाई रखना, हाथ रखना। डिस्चार्ज समरी के साथ फाइल का भेजना। उसके बाद उनको उनके अधिकार भी बताए गए हैं कि उसमें कब उनको छुट्टी मिल सकती है, कितने घंटे उन्हें काम करना है, कौन उनका सुपरवाइजरी अफसर है, कोई उनको दिक्कत हो तो किससे शिकायत करे। तो उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई गई हैं। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है वो ऐसा कुछ नहीं कि लिपस्टिक न लगावें, बाल न काढ़ें। उसमें केवल इतना कहा गया है कि उनको अत्याधिक मेकअप और अत्याधिक ज्वेलरी से बचना चाहिए। अत्याधिक, ये केवल 6-8 घंटे के लिए ड्यूटी है, उतने के लिए एडवाइजरी है। उसके बाद वो अपने लिए स्वतंत्र है, जैसा भी चाहें अपने विचार और संस्कार के हिसाब से पहने। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है किसी तरह की। लेकिन जिस वक्त वो वार्ड के अंदर ड्यूटी दे रही हैं, उनको सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मरीज को जल्दी देखें, अच्छे से देखें, उससे शालीनता से बात करें। कोई अटेंडेंट कभी कभी थोड़ा परेशान होते हैं तो उससे अपना आपा न खोएं। उनके अधिकार क्या हैं, डूज क्या है, डोंट्स क्या है। और एक बताने की कोशिश की गई है कि जिस वक्त वार्ड में रहें तो एक नर्स की तरह आचरण भी हो उनका, और उनको उस तरह से अपने को वो करना चाहिए। कन्नौज से एक हैरान करने वाली खबर आ रही है, जहां फेसबुक पर शुरू हुआ प्यार शादी तक तो पहुंचा, लेकिन अब वही रिश्ता युवती के लिए दर्दनाक कहानी बन गया। शादी के 5 महीने बाद ही पति फरार हो गया और युवती को अकेले हालातों से जूझने के लिए छोड़ दिया। अब यह युवती दर दर भटक रही है और पति की तलाश में एसपी ऑफिस तक पहुंच गई है। कन्नौज जिले के तीवरा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती को फेसबुक पर कृष्णा नाम के युवक से प्यार हो गया। इंदरगढ़ के कनकपुर गाँव का रहने वाला कृष्णा रंगीन सपने दिखाकर युवती को घर से भागने पर राजी कर लिया। दोनों ने कानपुर के मंदिर में शादी की और गृहस्थी बसाई, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही कृष्णा ने युवती को घर में अकेला छोड़कर मोबाइल भी बंद कर दिया। परेशान हाल युवती पति की तलाश में कानपुर से कन्नौज तक भटकती रही और आखिरकार एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जिस युवती ने अपने घर वालों को छोड़कर कृष्णा के साथ घर बसाया, अब वही परिवार भी उसे अपनाने को तैयार नहीं। रो रो कर परेशान युवती अब आत्महत्या करने जैसी बातें कर रही है। कब शादी हुई थी आपकी? 5 महीने हो गए, कोई व्यवस्था नहीं है, न रहने की न खाने की। और माँ बाप क्या कह रहे हैं आपके? माँ बाप भी मना करते, घर में नहीं घुसने देते। नहीं घुसने देते। तो आप कैसे रह रहे हो फिर? आप ऐसे इधर उधर कभी कहीं जगह मिल जाती तो रह लेती। शादी कैसे करी थी आपने? लव मैरिज। कब करी थी, कैसे क्या हुआ था? 5 महीने हो गए। शादी भागी कैसे की थी? कैसे शादी करी थी? लव मैरिज की थी। नहीं, कैसे मिले थे, कहाँ मिला था लड़का? फेसबुक से बात की थी। फेसबुक से? कहाँ के रहने वाला लड़का, क्या नाम है? कृष्णा। कहाँ के रहने वाला है? कनकपुर का। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तिरवा रामनगर। फेसबुक पे मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बात होती रही। उसके बाद में ले आया, लाने के बाद में साथ में रहे, कानपुर में काम किया। कितने दिन साथ रहे आप? 5 महीने। 5 महीने साथ रहे। और उसके बाद में 13 दिन उसके घर पे रही हूँ। उसके बाद में उसकी माँ ने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। अब उसकी माँ से बाद में जब वो लड़का गायब कर दिया तब मेरे को मार के निकाला। तो अभी आप कहीं गए थे? नहीं, अपने मम्मी पापा के पास गई थी, माँ ने भी धक्का मार दिया, निकाल दिया। तो आप मानते हो आपसे गलती हुई? मानती हूँ गलती हुई है, पर सर ना वो नहीं, ये रहने का तो मिल जाए। कितना पढ़े हो आप? पढ़े नहीं हो? घर पे आपके कौन कौन था?
मम्मी पापा सब भाई बहन सब है। पापा क्या करते हैं? सेंट बेचते हैं पापा। क्या नाम है पापा का? रामवीर। रामवीर। कहाँ पर रहते हैं? कहाँ घर है तुम्हारा? तिरवा। तिरवा में घर है। और कौन है भाई? आई भाई 4 है। तो शादी मतलब अपने मन से भाग के कर ली थी क्या? हाँ। उस समय क्या सोचा था कि ये साथ देगा? हाँ। फिर क्या हुआ? क्या वादे किए थे इसने? क्या वादे किए थे? ये कहता था तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी, कभी तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो शादी कैसे हुई? कहाँ पर हुई? कानपुर मंदिर में की थी सर। कहाँ पर कानपुर मंदिर में? फोटो है कोई शादी वादी वाली? नहीं सर, बस यही फोटो है मेरे पास। उसी के? हाँ। तो फेसबुक पे जब बात होती है तो फेसबुक अकाउंट उसका आईडी तो होगा ना? फेसबुक क्या आईडी है फेसबुक? कृष्णा नायक। आपको मोबाइल नहीं आपके पास? नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। क्या नाम है उसका? कृष्णा नायक। अभी क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती बस ये लड़का मेरे को मिल जाए, अपना संग कहीं भी जाके काट लूंगी जिंदगी इसके साथ ही। हाँ। और ये नहीं रखेगा तो? रखेगा। वो बोलता था मैं तेरे को कभी नहीं। इसको गायब कर दिया परिवार वालों ने? लड़के को गायब कर दिया? हाँ, इसको गायब कर रखा। अच्छा, मतलब लड़का नहीं परेशान कर रहा है? नहीं। किस घर वाले? कब से बात नहीं हुई? आज 9 दिन हो गए। तो 9 दिन कहाँ रही तुम? इधर ही उधर रह रही हूँ, कभी किसी के घर पे कभी किसी के घर पे सो जाती हूँ। कोई रिश्तेदार मदद कर रहा है? नहीं। खाना आना कहाँ से मिलता है? कभी कोई खिला देता तो खा लेती, नहीं ऐसे ही घूमती हूँ। शादी करने से पहले सोचा था ये होगा? नहीं सोचा। हाँ? तो अगर माता पिता के मन से चलते तो ये तकलीफ होती? किस नाम से? कृष्णा नायक। तुम्हारा क्या नाम है? रूबी। पूरा नाम क्या? रूबी देवी। कृष्णा नायक। हाँ। ये लड़का करता क्या था? स्कीम बेचता। हाँ? स्कीम। क्या है? स्कीम बेचता था। आइसक्रीम। क्या फोटो लगी देखो इसमें? तो घर के पास आता था क्या आइसक्रीम देने के लिए? नहीं, फेसबुक पे बात। फेसबुक पे बात। संभल जनपद में हाई स्कूल के छात्र की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जहां उसका शव उसके गांव से कुछ ही मीटर की दूरी पर धान के खेत में खून से लथपथ हालत में मिला। छात्र छंदौसी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में पढ़ता था। खून से लथपथ शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, साथ ही फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। मृतक छात्र की बहन ने गाँव के ही युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जाँच के लिए 4 टीमें गठित की गई है। वहीं कैतल गाँव में ही नाली में सिर कटा हुआ नग्न अवस्था में एक और शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मामला क्लोज फ्रेंड सर्कल का प्रतीत हो रहा है। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में सुबह 9:30 बजे के आसपास PRV 112 को कॉल गया कि एक व्यक्ति सुमित है जो 16 वर्ष का है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है। उसकी सूचना मिलने पर तुरंत SHO CO साहब और एडिशनल साहब हैं मौके पे आए और फॉरेंसिक यूनिट्स को भी बुलाया और उसके साथ साथ सर्विलांस की टीम को भी बुलाया और सबको कब्जे में लेके अगली विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये इनके जो आसपास के इनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उसी सर्कल में से किसी व्यक्ति करना है, लेकिन कोई भी सारी पॉसिबिलिटी है उनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं और इसमें 4 टीमें लगाई गई है। जल्द ही इसका घटना का खुलासा किया। सर, जिस तरह से हत्या की गई उसमें क्या लग रहा है आपको? जल्दी इसका खुलासा किया। अगली खबर बरेली से है, जहां बरेली में हाईवे पर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने पूरे ट्रक को घेर लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। चालक और हेल्पर जान बचाकर भाग निकले। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के अनुगीस पुलिस चौकी के पास की है, जहां हाईवे पर खड़ा ट्रक जैसे ही स्टार्ट किया गया, इंजन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक और हेल्पर मौके से भाग खड़े हुए। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत हाईवे को बंद करा दिया गया। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पॉस्ट 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
बागान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।